हेलो फ्रेंड्स, ये साइंस का प्रैक्टिस सेट 29 है और आज भी हम इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को देखेंगे तथा जितने भी ऑप्शन है उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि एक क्वेश्चन से मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व कर सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी परमाणु के एम कोष में अधिकतम कौन कौन से उपकोष हो सकते हैं। ऑप्शन है sp_d, sp_df, केवल sp, कोई नहीं है एक से अधिक। अगर आपने क्वांटम संख्या वाला वीडियो देख रखा है तो आप वहां से इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे सकते हो, नहीं तो अगर नहीं देखा आपने तो प्लेलिस्ट में जाके आप वो देख सकते हो। क्वांटम संख्या हमने उसमें बता रखा है कि कौन से कोष में जो होते हैं कितने कितने जो होते हैं कि सब कोष पाए जाते हैं, यानी sp_d पाए जाते हैं, यानी उपकोष जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा sp_d। ठीक है, जो कोष होते हैं वो कहां से शुरू होते हैं, के से, यानी कक्षा के होते हैं, फिर एल होते हैं KL, फिर उसके बाद होते हैं KLM, फिर होते हैं KLMN, इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार कक्षों की संख्या को KLMN इस प्रकार करके क्लासिफाइड किया गया। तो जो एक कक्षा होते हैं उसमें सिर्फ क्या पाए जाते हैं आपके, आप किसी कक्षा में कितने ये है निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, 2n² के अनुसार फॉर्मूला पे निकाल सकते हो। n बराबर होती है कक्षों की संख्या, तो अगर k है तो कक्षों की संख्या 1 है तो आप कर सकते हो 2 गुना 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 2 को 1 के स्क्वायर से करो तो 2 ही हो जाएगा, तो इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें सिर्फ केवल एक ही सेल होंगे, कितना, s सब सेल। ठीक है, अब l की बात करी जाए तो इसमें क्या हो जाएंगे आपके S और P दोनों हो जाएंगे, S और P दोनों हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे sp2, अब देख लीजिए। सबसे पहली बात L यानी कक्षा नंबर दूसरी है तो 2 गुना n² है ना, तो n का स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 का 4 और 4 दूनी 8 हो जाएंगे, यानी दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर उसको बांटना चाहेंगे आप तो कैसे बांटिएगा, 1s², 2s², 2p, 2 2 4, 5 6 7 8 एंड 2p 4। तो उसमें कौन कौन सी चीज दिखे आपको, s दिखा और p दिखा, तो यानी आपको k कक्षा में सिर्फ s दिखा और जो k के बाद l कक्षा था उसमें s और p दिखा। उसी प्रकार जब आगे आप जाएंगे m में तो उसमें आपको s, p और d दिखेंगे, इसी वजह से राइट आंसर हो गया आपका 1। अब उसी प्रकार आगे जाइएगा तो sp_df भी आपको दिखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि टेटनस नामक रोग को निम्न में से किसके रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन है लॉक जॉ, वर्णांधता, गाउट, कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लॉक जॉ। जो टेटनस होते हैं इसमें देखिएगा जबड़े जो होते हैं जाम हो जाते हैं, इसी वजह से इसका नाम है लॉक जॉ, जब टिटनेस हो जाता है किसी को। अब वर्ण अंधता क्या है, ये एक अनुवांशिक बीमारी है। इसमें क्या होते हैं, लोग लाल और हरा रंग में अंतर नहीं कर पाते और ये अनुवांशिक है। अगर आपको है तो आपके बेटे को भी होंगे, आपके बेटे को है तो आपके पोते को भी होंगे। ठीक है, ये होंगे ही होंगे क्योंकि अनुवांशिक बीमारी है। और इस प्रकार की बीमारी किसी को रहे तो उसको रेलवे में जॉब नहीं मिलती, क्योंकि रेलवे में आपको लाल और हरा रंग से ही ज्यादा दोस्ती रखनी पड़ेगी। ठीक है, जो लोको पायलट होते हैं उसको नहीं लिया जाएगा। और गाउट क्या होता है, इसे गठिया रोग कहते हैं। जब किसी भी जॉइंट वगैरह में किसी का उम्र होने लगता है तो यूरिक एसिड जमा होना शुरू हो जाता है, और यूरिक एसिड जमा होता है इसी वजह से उसको गठिया रोग भी हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि आमाशय की पीएच श्रेणी क्या होती है। ऑप्शन है 1.5 to 2.0, 6.8 to 7.2, 7.4 to 7.5। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1.5 to 2.0, क्योंकि आमाशय में जो अम्ल होते हैं, कौन से अम्ल होते हैं, HCl होते हैं। अब HCl है भैया तो ये तो है स्ट्रॉन्ग एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड है तो HCl का तो आपको पता ही होगा पीएच कितना है, 1.5 to 2.0 के अराउंड होते हैं। ठीक है, और ये एसिडिक मीडियम बनाते हैं। एसिडिक मीडियम बनाते हैं तभी भैया जो प्रोटीन होते हैं वो पेप्टोन में बदल पाते हैं। ठीक है, तो जो प्रोटीन का जो पाचन होता है आमाशय में उसके लिए एसिडिक मीडियम की जरूरत होती है, इसी वजह से HCl जो है उसे एसिडिक मीडियम में कर देते हैं। ठीक है, चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एक प्रमुख उदाहरण है। ऑप्शन है PVC, बेकेलाइट, पॉलीथीन, कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेकेलाइट। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है, ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है इसे एक ही बार गर्म कर सकते हैं, 2 बार नहीं गर्म कर सकते। एक बार गर्म करके जिस ढांचा में डाल दिए वो उसी प्रकार का फिक्स रह जाएगा, उसके बाद आप कितना भी गर्म दो, गर्मी का इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आग का प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसी वजह से जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं उसके ड्रेस में ये बेकेलाइट यानी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का ही यूज किया जाता है ताकि आग ना लग सके। और PVC और पॉलीथीन क्या, इसको तो आप जितना बार गर्म करो, जितना बार मॉडिफाइड करो। ठीक है,
तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जब किसी द्रव का ताप बढ़ाया जाता है तो इसका पृष्ठ तनाव क्या होगा? ऑप्शन है घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, कोई नहीं है, एक से अधिक। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका एक। क्यों हो जाएगा एक? पृष्ठ तनाव क्या होगा? देखिए, ताप बढ़ाया जाएगा तो पृष्ठ तनाव घटेगा, ठीक है, पृष्ठ तनाव घटेगा। अब देखिए, अब एक एग्जांपल ले ले, कोई गहरा चीज है तो देखिएगा उसका ना पृष्ठ तनाव ज्यादा होता है, ठीक है। पृष्ठ तनाव यानी वो कोई भी जो जल के कण या कोई पदार्थ के कण जो है वो चाहते हैं कि कम से कम क्षेत्रफल को घेरे, कम से कम क्षेत्रफल हो। इसी वजह से जो है कि कोई अगर मक्खी भी अगर इस पदार्थ के ऊपर बैठता है तो पदार्थ में जल जो होता है इस प्रकार धंस जाते हैं, ठीक है, लेकिन जल्दी वो डूबते नहीं, ठीक है। जैसे कि आप सरफ का घोल ले लो और उसमें आप अगर जो उसका झाग से अगर बलून टाइप का बना देते हो, अगर उसमें अगर आप बलून हटाने की भी कोशिश करो तो दोबारा बलून बन जाता है, ठीक है। वो आप एक्सपेरिमेंट भी देख सकते हो यूट्यूब में सर्च करके। तो वो पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। अब एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि अगर हम ताप बढ़ा दिए, पानी को गर्म कर देते हैं, तो पानी को गर्म करते हैं, देखते हो मच्छर भी डूब जाते हैं, है ना। या कोई गहरा पदार्थ है उसमें अगर हम पानी गहरा पदार्थ को गर्म कर दिए तो वो पतला हो गया, पतला हुआ पृष्ठ तनाव कम हो गया, तो जो चीज आसानी से तैर सकता है वो चीज फट से डूब जाता है, ठीक है। तो ये कारण हो सकता है। तो यही है कि ताप बढ़ाने पे क्या होते हैं, घट जाते हैं, ठीक है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि खुले फ्यूज का प्रतिरोध क्या होता है? ऑप्शन है शून्य होगा, अनंत होगा, कमरे के तापमान पर 150 ओम होता है, कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनंत, ठीक है। अब फ्यूज जो होते हैं, क्या है फ्यूज? जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे घरों में बिजली से शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, इसकी वजह से हम फ्यूज लगाते हैं, ताकि कोई भी बिजली का अगर अप हो कभी डाउन हो, इस तरह की कंडीशन हो तो फट से फ्यूज के तार जो वायर हैं वो टूट जाए, ताकि जो है कि हमारे घरों के सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं वो सुरक्षित रहे। तो फ्यूज में कैसी कंडीशन होनी चाहिए, किस ढंग के फ्यूज लगाने चाहिए घरों में, ठीक है। तो फ्यूज के लिए होना चाहिए निम्न प्रतिरोधकता होनी चाहिए, निम्न प्रतिरोधकता होनी चाहिए, ठीक है। प्रतिरोधकता अलग चीज है, प्रतिरोध अलग है, ठीक। प्रतिरोधकता का मैं बोल रहा हूं निम्न प्रतिरोधकता होनी चाहिए, और गलनांक भी निम्न होना चाहिए। अब गलनांक निम्न का मतलब फट से गल जाए। अगर आप मान लीजिए अगर लेट से गलेगा तब तो घर का सारा टीवी फ्रिज पंखा उड़ जाएगा और तार धरा का धरा रह जाएगा, तो वो तो कोई काम का नहीं। तो निम्न गलनांक रहेगा तभी तो अगर बिजली में थोड़ी भी चढ़ाव उतार हुआ फट से फ्यूज टूट जाएगा, गल जाएगा। इस प्रकार सुरक्षित रहेगा हमारे घरों के टीवी पंखा फ्रिज, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? ऑप्शन है रतौंधी, हीमोफीलिया, वर्ण अंधता, कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका एक से अधिक। क्यों एक से अधिक होगा? क्योंकि हीमोफीलिया भी है और वर्ण अंधता भी है, दोनों ही आनुवांशिक रोग है, ठीक है। और जो रतौंधी है ये आनुवांशिक रोग नहीं है, ये विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, ठीक है। रात में कम दिखाई देने लगते हैं इस टाइप के कंडीशन रतौंधी में। लेकिन वर्ण अंधता में ये नहीं है कि रात में कम दिखाई देते हैं। वर्ण अंधता में ये कंडीशन है कि आपको लाल कलर और हरा कलर में अंतर पता नहीं चलेगा, और अंतर पता नहीं चलेगा तो आपको बहुत सारी जॉब में दिक्कत आएंगी या बहुत जगह आपको कंडीशन आएंगे, क्योंकि बेसिकली लाल और ग्रीन के कलर जो हमारे लाइफ में बहुत तरह की जगह देखने को मिलते हैं, ठीक है, और बहुत यूज भी है। तो इसी वजह से वर्ण अंधता वाले को दिक्कत हो सकती है। हीमोफीलिया में क्या होते हैं? हीमोफीलिया में जो हमारे बॉडी के कोई भी पार्ट कट फट जाए, एक्सीडेंट हो जाता है अगर किसी का, और अगर उसमें ब्लीडिंग होने लगती है, तो जिसमें हीमोफीलिया होता है उसमें ब्लीडिंग रुकती ही नहीं है, खून बहता चला जाता है। तो इस प्रकार आदमी मर भी सकता है जिसको हीमोफीलिया, तो उसे बहुत सावधानी से रहना होता है, ठीक है। हीमोफीलिया को राजाना रोग भी कहते हैं, यानी राजघराना वाला रोग, रॉयल डिजीज भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये सबको नहीं होता है जल्दी से, ठीक है, और कोई चाहता भी ना कि ये हो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हैंसन रोग का सामान्य नाम क्या है? ऑप्शन है कुष्ठ रोग, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, कोई नहीं है, एक से अधिक। और हमने जैसा कि आपको बार बार बहुत सारे वीडियो में बताया है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आप जानेंगे और थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे, तो उस क्वेश्चन में आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं कि कौन सा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार आप जैसे कि आपको ट्यूबरकुलोसिस जो है आपका, जी यहाँ पे मैं कर देता हूँ ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी बीमारी, जिसको क्षय रोग कहते हैं। टीबी बीमारी ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है, ठीक है, इसीलिए इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है। और टाइफाइड जान ही रहे एक बीमारी है, ठीक है, जिससे तबीयत खराब रहती है, टाइफाइड पकड़ते हैं गंदगी वगैरह के कारण। तो जो कुष्ठ रोग है, यानी ये नहीं होगा ये नहीं होगा तो होगा क्या? तो कुष्ठ रोग हो जाएगा। तो हैंसन रोग एक का जो सामान्य नाम है वो कुष्ठ रोग का है, हैंसन रोग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि यदि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? ऑप्शन है, यहां पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है लेकिन हमने क्वेश्चन देख के समझ में आ गया कि यही होगा, अपरिवर्तित रहती
है। ठीक है, तो ऑप्शन है आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, वेग कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आवृत्ति। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अगर इस क्वेश्चन में परावर्तन कहता तो क्या होता है, और इस क्वेश्चन में अपवर्तन कहा तो हमने आवृत्ति ही क्यों मारी। तो परावर्तन जब होती है तो उसमें जितनी भी राशियां हैं, वेग हो गए, तरंगदैर्घ्य हो गया, आवृत्ति हो गए, और भी सभी चीजें, ये सभी राशियां जो है, इनमें से परावर्तन में जो है आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य दोनों ही परिवर्तित नहीं होते। बाकी हर एक चीज परिवर्तित हो जाएगा, हर एक राशि परिवर्तित हो जाएगा। सिर्फ आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य परावर्तन में परिवर्तित नहीं होंगे। परावर्तन क्या है, जो प्रकाश आके उसी माध्यम में लौट जाते हैं किसी चमकीली सतह से टकराने के बाद। और अपवर्तन में क्या है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लाइट आते हैं। ठीक है, चाहे हवा से पानी में जाए, पानी से हवा में जाए, पानी से कांच में जाए, तो दो माध्यम की वहां बात आ जाती है अपवर्तन में। तो अपवर्तन में भैया और राशि के साथ साथ जो कि परावर्तन में तरंगदैर्घ्य नहीं बदला था, लेकिन अपवर्तन में तरंगदैर्घ्य भी बदल जाते हैं। तो सिर्फ क्या बचते हैं, आवृत्ति। तो आवृत्ति एक ऐसा चीज है जो परावर्तन हो या अपवर्तन, दोनों में ही ये राशियां नहीं बदलती है। आवृत्ति नहीं बदलेंगे, जो है सो वही रहता है। ठीक है, आपतन के बाद भी, अपवर्तन के बाद भी। ठीक है, लेकिन तरंगदैर्घ्य जो है, हाँ, परावर्तन में तरंगदैर्घ्य नहीं बदलती है, लेकिन अपवर्तन में तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। तो क्वेश्चन में था अपवर्तन के बाद। क्यों अपवर्तन हमने बोला ये, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम की बात करी जा रही है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम यानी अपवर्तन हो गया। ठीक है, तो इतने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि वह तत्व कौन सा है जिसके लिए -2 का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन दे रखा है ऑक्सीजन, बोरोन, फ्लोरीन कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। काफी मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, और इसको आप अगर ध्यान से सोचते तो आराम से क्वेश्चन का आंसर दे देते। क्यों, अब इसमें क्या कंडीशन थी, क्या हमने देखा जो -2 का प्रयोग करेंगे इसके लिए, जैसे ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस इस प्रकार यूज करते हैं। ठीक है, इस प्रकार 2 का कर, जैसे बोरोन हो गया, ठीक है, Br, Cl, इसमें एक ही चिन्ह का प्रयोग करते हैं इस प्रकार, लेकिन ऑक्सीजन में -2 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न, और अगर इसी तरह की वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों से भी शेयर करना, तथा जो भी चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करना।